मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के अंतर्गत जो रेवेन्यू हम कह रहे थे उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट पे आ रही हूँ मैं। अकाउंटिंग ऑफ ग्रांट रिसीव्ड अंडर APDRP। APDRD का फुल फॉर्म है एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम। एक्चुअल में क्या है कि जब कभी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी काम करती है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कार्य सही नहीं हो पाता है या तकनीकी खराबियां होती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं वो बंद होने की कगार पर आ जाती हैं। तो इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं जो कि रुग्ण हो जाती हैं, जिनको कि बंद होने की स्थिति आ जाती है, तो सरकार के द्वारा उनको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है ताकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं वह बनी रहें और जनता में वह अपना प्रोडक्शन बना करके और जनता को सर्विस देती रहें। तो कहने का अर्थ है कि कुल मिलाकर ये सरकार का एक प्रोग्राम है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को और अच्छा डेवलप करने के लिए या और अच्छी बनाने के लिए उनको ग्रांट दी जाती है सरकार के द्वारा। तो ये सरकार के द्वारा जो ग्रांट दी जाती है वह एक्चुअली APDRP दो भागों में बांटी गई है, एक इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट और दूसरा इंसेंटिव कंपोनेंट। जो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है वह कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर के लिए है। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनकी जैसे कोई ट्रांसमीटर ख़राब हो गया है या जो प्लांटेशन है ख़राब हो गया है, वो जनरेट नहीं कर पा रही हैं, तो उसको नया खरीदने के लिए या उसको और बनवाने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए जो पैसा या अनुदान दिया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसे कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कहा जा सकता है। और इसके संबंध में भी जो अनुदान दिया जाता है वह दो प्रकार के स्टेट विभाजित किए गए हैं। एक स्पेसिफिक स्टेट है और दूसरा अदर देन स्पेसिफिक स्टेट कहलाते हैं। तो जो स्पेसिफिक स्टेट है उनको जो ग्रांट दी जाती है वह टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स के 100% के बराबर दी जाती है, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स का 100% दिया जाता है उसका 10% लोन ऑप्शन में माना जाता है और 90% उनको ग्रांट दी जाती है। इसी प्रकार से अदर देन स्पेसिफिक स्टेट के अंतर्गत जितना भी प्लांटेशन का या जितने भी एसेट्स की कॉस्ट है उसके 50% के बराबर ग्रांट दी जाती है और उसका 25% ग्रांट मानी जाती है और 25% लोन माना जाता है। ये लोन माना जाता है, इसको हम बैलेंस शीट में हमेशा लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत शामिल करेंगे, अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वह लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत ये लोन दिखाएगी। लेकिन जो 90% या हम 25% जो ग्रांट मिल रही है ये एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए लाभ है और कैपिटलाइज लाभ है, एक तरह से कहने का अर्थ है। तो इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसके संबंध में आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट के अंतर्गत अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि डेट इज शो एज कैपिटल रिजर्व इन बैलेंस शीट। सेकंड दिया हुआ है प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्रिएट टू P&L एज इनकम। एक्चुअल में क्या होता है कि जितनी भी अनुदान से संपत्ति खरीदी गई है उसका प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन लगता है। ये डेप्रिसिएशन के बराबर ही हम अमाउंट निकाल करके कैपिटल रिजर्व में से और P&L में क्रेडिट कर देंगे, अर्थात ये कंपनी की प्रत्येक वर्ष की आय मानी जाएगी। और इसी प्रकार से तीसरा वन जो दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन की जो रेट्स है वह क्या लगाई जाए। तो हम डेप्रिसिएशन की रेट पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो रेट लगाई जाएंगी, और ये डेप्रिसिएशन केवल उसी संपत्ति पे लगाया जाएगा जो ग्रांट से खरीदी गई है। और इस वाले के जो डेप्रिसिएशन को हम P&L अकाउंट में डेबिट में चार्ज कर देंगे और डेप्रिसिएशन के इक्विवेलेंट अमाउंट हम P&L के क्रेडिट में भी ट्रांसफ़र करेंगे एज ए इनकम, जो मैंने सेकंड पॉइंट पे बताया है। और इसके बाद में आपका दूसरा कंपोनेंट है इंसेंटिव कंपोनेंट। इंसेंटिव कंपोनेंट माना वर्ष प्रतिवर्ष जो हमारे कैश लॉसेज होते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए, अर्थात उसकी भी पूर्ति करना आवश्यक है। यदि पूर्ति नहीं कर पाएंगे कैश लॉसेज की तो वह कंपनी थोड़ी डावाडोल हो जाती है या संबल स्थिति में नहीं होती है,
तो सरकार के द्वारा इसमें ग्रांट दी जाती है, जिसको इंसेंटिव कंपोनेंट कहते हैं। तो जितने भी कैश लॉसेज होता है उसका 50% के बराबर उनको ग्रांट, इंसेंटिव ग्रांट मिलती है। अब इसके संबंध में आपको कुछ एंट्रीज भी बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कि आपको जब कभी अनुदान प्राप्त होता है, और अनुदान जब प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट हो जाएगी। सेकंड वन है कि यदि प्रोपोर्शनेट ग्रांट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ये एक तरह से मैंने अभी बताया था कि प्रोपोर्शनेट ग्रांट जो होती है वह डेप्रिसिएशन के इक्विवेलेंट होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो जितनी भी संपत्ति की आयु हो उस आयु में उतने वर्षों का भाग दे देना तो वह डेप्रिसिएशन आ जाएगा। वही डेप्रिसिएशन का P&L के अंतर्गत एज ए इनकम दिखाएंगे और उसकी एंट्री बन जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और इसके बाद में इस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाएगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और डेप्रिसिएशन को P&L में डालेंगे तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। और लास्ट वन है कि इफ एसेट्स रिक्वायर्ड आउट ऑफ ग्रांट इज ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, यदि अनुदान राशि में से क्रय की गई संपत्ति को सरकारी अनुदान में अंतरित किया जाता है तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और इसके पेज पर मैंने आप लोगों को इंसेंटिव कंपोनेंट के अंतर्गत जो ग्रांट मिलती है उसकी एंट्री बताई है, और वह एंट्री आपके सिर्फ एक ही बनेगी और वह हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L, और इसको हम P&L में एज ए इनकम के रूप में दिखाएंगे। थैंक यू।